Good evening, everybody. I'm Sayukta, your host for today's live from All About Skin Wellbeing team. And I'm sure all of you must be keeping good health. Today, we are going to discuss about our skin health with focus on skin allergy, which we or our near and dear ones would have encountered at some point of time in our lives. हम सब जानते हैं कि skin allergies बहुत normal होती है, बहुत common होती है और इसे एलर्जिक डर्मेटाइटिस भी कहा जाता है और ये तब होता है जब हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो कुछ एबनॉर्मली रिएक्ट करती है किसी किसी चीजों से जिन्हें हम एलर्जेंस कहते हैं। तो जब एलर्जेंस के कांटेक्ट में हम आते हैं और वो जो रिएक्शन होता है उसकी वजह से कई तरह की स्किन एलर्जीज हो सकती है। एलर्जीज अलग अलग तरह की हमारे देश में है और ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम इसके बारे में अवेयर रहे। पोल्यूशन है, क्लाइमेटिक कंडीशंस है, एक्सपोजर टू वेरियस एलर्जेंस है और इन सब की वजह से स्किन एलर्जीज के केसेस हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में बढ़ रहे हैं। तो स्किन एलर्जी के सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो उस पर आज हम इस पूरे सेशन के दौरान जानेंगे और साथ ही हम जानेंगे कि कैसे इनसे बचाव या इनसे सुरक्षा हम कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। और जब हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं तो ट्रूली ये एक हम सब के लिए एक ब्लेसिंग है, एक बोon है, क्योंकि ऑनलाइन बैठकर ही हम एक स्पेशलिस्ट से, एक स्किन एक्सपर्ट से अलग अलग विषयों पर बात कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें हमारे साथ जुड़ते भी हैं। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आर.पी. सिंह और बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका आज के हमारे इस सेशन में। नमस्कार, धन्यवाद आपका। और डॉक्टर सिंह से हम बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने एमबीबीएस किया है, डीएनबी किया है और करंटली आप काम कर रहे हैं कृष्णा पॉलीक्लिनिक जबलपुर मध्य प्रदेश में। इससे पहले 10 साल तक आप दिल्ली में थे और सिंगापुर से आपने फेलोशिप भी किया है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्किन सिंगापुर से और इससे पहले भी बहुत एक्सपीरियंस आप रखते हैं काम का। तो चूंकि आज डॉक्टर हम बात करने वाले हैं स्किन एलर्जीज पे और स्किन एलर्जीज अगेन एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत आमतौर पे बहुत सुनने को मिलता है, बहुत कॉमन है। तो स्किन एलर्जीज क्या होती है, कैसी होती है, क्यों होती है डॉक्टर? स्किन एलर्जी एक तरह के ओवर रिएक्शन है हमारे इम्यून सिस्टम का। जिस भी चीज से हमें नॉर्मली रिएक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन इम्यून सिस्टम हमारा उसको एक एलर्जी मतलब बाहर का प्रोडक्ट समझ के उसको अगेंस्ट रिएक्शन करने लगता है। ये क्लासिफाई बहुत सारे टाइप में किया गया है। इसमें एक एक्सोजीनस होता है, एक एंडोजीनस होता है। एक्सोजीनस मतलब जो भी बाहर से आया हुआ पदार्थ है, जैसे कि डस्ट हो गई है, धूल मिट्टी हो गई है, या फिर कुछ कीटाणु हो गए हैं, या फिर बहुत सारी चीजें हैं, इनोवेटेड चीजें हैं। और कुछ हमारे खाने पीने के भी आइटम्स रहते हैं, उनके कारण एलर्जी का बढ़ जाती है। और कुछ आइटम जो है हमारे इंटरनल रहते हैं, जिनका हम कुछ करने ही नहीं सकते, लेकिन उसके अगेंस्ट भी हमारी बॉडी रिएक्ट करने लगती है और उसको एलर्जी के रूप में कहा जाती है। बिल्कुल। और ये जो स्किन एलर्जी होती है डॉक्टर, ये आमतौर पे कैसी दिखती है, किससे हम समझे कि हाँ ये स्किन एलर्जी है? देखिए, स्किन एलर्जी बेसिकली एक्जिमा एक टाइप है, बेसिक टाइप है एलर्जी का, जो 3 टाइप में रहता है। एक बहुत जल्दी जो विद इन वीक दिख जाता है, या फिर महीने के बाद दिखता है, और एक फिर सालों हो जाते हैं। तो जो इनिशियली स्टेज में जो एलर्जिक कंडीशन रहती है, उसमें रेडनेस रहेगी और हल्का हल्का सा पानी जैसा कुछ रिसेगा, है ना, और बहुत ज़्यादा ईचिंग करेगा। जैसे जैसे वो दिन हो जाते हैं तो उसका पानी का जो निकलना है वो कम हो जाएगा, और जो लालनेस जो लालपन है उसका वो थोड़ा सा काले कालेपन में कन्वर्ट हो जाता है। और यदि वो बहुत दिन तक यदि हम उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो जो फिर लालपन है वो कालेपन में कन्वर्ट हो जाता है। चमड़ी की जो मार्किंग्स हैं वो काले काले कलर की मोटी हो जाती है, और चमड़ी की थिकनेस बहुत बढ़ जाती है। तो उस कंडीशन में बेसिक प्रॉब्लम होती है। यदि हम इनिशियल स्टेज में ट्रीटमेंट लेते हैं तो हमें विद इन वीक या 2 वीक में इम्प्रूवमेंट आ जाता है। उसके बाद हम धीरे धीरे करके विड्रॉल कर लेते हैं। लेकिन यदि हम बहुत लेट यदि उसका साल के बाद ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो फिर वो उतने दिन तक ट्रीटमेंट चलता है फिर। बिल्कुल।
लेकिन आमतौर पे जो देखा जाता है खासकर हमारी सोसाइटी में डॉक्टर की, अगर हमें स्किन से या स्कैल्प से रिलेटेड कोई दिक्कत है, स्किन एलर्जी है, किसी तरह के रैश है, इचिंग हो रही है, या जैसा कि आपने कहा पानी रिस रहा है, ये जो तमाम तरह के साइंस हैं, ये जब दिखते हैं तो हम या तो उनका होम रेमेडी करने की तरफ हमारा ज्यादा ध्यान होता है, या फिर हम अपने किसी दोस्त से या किसी फैमिली मेंबर से उसको लेकर बात करते हैं कि अच्छा तुमको भी हुआ था, तुमने क्या किया था, तो उन्होंने जो किया होता है हम उसको करने लगते हैं। या एक बहुत आसान है, क्योंकि हमारे यहाँ ओवर द काउंटर मेडिकेशन, तो हम केमिस्ट के पास जाते हैं, किसी फार्मेसी की दुकान पे जाते हैं और वहां से हम ओवर द काउंटर मेडिकेशन लेके, क्रीम लेके हम लगाना शुरू कर देते हैं। जब हमें लगता है कि अब तो कंडीशन बहुत ज्यादा बिगड़ रही है, कोई सुधार नहीं आ रहा है और लगातार जो स्किन कंडीशन है वो डिटोरिएट हो रही है, और जो साइंस एंड सिम्टम्स की हम बात कर रहे थे वो बढ़ रहे हैं, तब हमें लगता है कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और जैसा कि आपने कहा कि कई बार बहुत लेट हो जाता है और ऐसे में जो ऑफ कोर्स जो ट्रीटमेंट का लेंथ है वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो ओवर द काउंटर मेडिकेशन है, होम रेमेडीज है, जिसमें ज्यादातर लोग अपना वक्त जाया करते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर? क्या ये काम करता है या सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी एंड एनर्जी है? एक हमारे इंडिया में एक धारणा है कि डॉक्टर के पास कभी भी इनिशियल स्टेज में नहीं जाते। एक पुराना एक है, डॉक्टर्स की फीस थोड़ी सी ज्यादा लगती है, और जो भी आप समझ लीजिए, बहुत है डॉक्टर के पास लास्ट रेमेडीज के लिए उसमें रखा है। सबसे पहले जो घर में, आपने सही बोला कि घर में सब काम करते हैं, पहले जो भी तेल लगाना, नारियल तेल लगाना, जो घर वाले मोहल्ले वाले ने बता दिया वो कर दिया, उसमें खर्च करेंगे। फिर एक जो केमिस्ट है, ओवर द काउंटर मेडिसिन है, जिनको एक मेडिसिन, एक या दो मेडिसिन आते हैं, वो उसके पास भी जाना है जरूर। वो एक मेडिसिन लगाना है 2 महीना, तो वो डॉक्टर के पास आने में मैक्सिमम मैंने जो पेशेंट देखे हैं वो 2 महीने 3 महीने तो लगा ही देते हैं। हम्म। फिर उसके बाद जब भी वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, उसके बाद वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमने जो 2 महीने में खराब किया, 6 महीने में जो खराब किया, डॉक्टर एक हफ्ते में ठीक कर दे। बिल्कुल। और उसमें फिर हम पैरालिसिस टाइप का हो जाते हैं कि नहीं, डॉक्टर के पास हम गए तो ठीक नहीं हो गए। ये कभी कोई नहीं सोचता है कि नहीं, डॉक्टर के पास तो हम बिल्कुल उसके पहले हमने जितना खराब करने की चांसेस थे, जितना थे उतना सब कर लिया। कई बार हम्म। एलर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और कई बार उसमें सेकेंडरी फिर बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है, पक जाता है। बहुत मतलब ऐसी कंडीशन में भी आ जाते हैं कई बार कि उसमें से खून निकलने लगता है, यदि बहुत लेट हो जाते हैं तब तब जाके फिर आते हैं, तो उसमें फिर मैनेजमेंट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बिल्कुल, तो तो एक इसीलिए जरूरी है कि हम पहले डॉक्टर के पास जाए, राइट? हाँ, और एक इसमें फिर एक बच्चों को भी एक एलर्जिक कंडीशन होती है जिसको एटोपिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। वो बेसिकली एक वेरिएंट होता है अस्थमा का ही, जो स्किन में अस्थमेटिक एलर्जी टाइप का रिएक्शन आता है। और ये आजकल जो हम हाइजीनिक इन्वायरमेंट है, इसके कारण थोड़ा सा बच्चों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसके लिए थोड़ा सा मैं फोकस इस पे इसलिए शिफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि अभी लास्ट 5 to 10 ईयर में इसके केसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। अच्छा। पहले के जमाने में जब हम लोग थोड़े से बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो नोजी बहना, जो बाकी सब इन्फेक्शन ज्यादा होते थे, तो ये नॉन इन्फेक्टियस कंडीशंस जो रहती हैं वो कम हुआ करती थी। अब जो हम हैं थोड़े से हाइजीनिक हो गए हैं, और जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, जो बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा हाइजीन रखते हैं, ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं होता, तो एक एटोपिक नाम से बीमारी थोड़े से इंक्रीज हो रही है। उसमें बेसिकली बच्चों में यदि स्टेटर होती है तो फेस के चीक्स पे लाल लाल निशान आ जाते हैं। बच्चे को की स्किन हल्की सी ड्राई रहती है, क्योंकि उसमें हमारी बॉडी में जनरली ऑयल प्रोड्यूस होता है, सीरामाइड्स रहते हैं उसमें, जो हमारी बॉडी का बॉर्डर को लॉस होने से बचाती है। और बाहर के जो एक्सोजीज जंस हैं, मतलब जो एलर्जी करने वाले वो, तत्व रहते हैं, पदार्थ, उनसे बचा के रखती है। लेकिन इन बच्चों में वो इंग्रेडिएंट जो रहते हैं वो रहते नहीं है, तो वो बच्चा थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोन रहता है ये सब एलर्जीज के लिए। तो उसमें बहुत जल्दी एलर्जी पकड़ता है, बार बार उसको एलर्जी होती है। जब भी ड्राई स्किन होती है उसकी एलर्जी बढ़ने लगती है। तो उसमें इनिशियली में चीक्स पे होता है, फिर धीरे धीरे अंडर आर्म्स हो गए, एक्जिला वाला पोर्शन हो गया, है ना, नी वाला पोर्शन हो गया, यहाँ पे एलर्जी इंक्रीज हो जाती है। और वो ये एक क्रोनिक कंडीशन है, मतलब बच्चे के साथ इंक्रीज होती रहती है, होती रहती है। और बढ़ने का बेसिकली इसका रीजंस होते हैं, कुछ खाने की चीजें रहती हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, या फिर बाहर का
जो अनहाइजीनिक खाना आजकल हम खाने लगे हैं, चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, ये सब ज़्यादा जो है। और इसके अलावा फिर हमारा बेसन के आइटम्स होते हैं, और कुछ जो कंस्ट्रक्शन वाले धूल मिट्टियाँ होती हैं, उसके कारण बच्चों को काफ़ी ज़्यादा एलर्जी होती है। ऐसे पेरेंट्स जब भी मेरे पास आते हैं तो बहुत परेशान रहते हैं कि हमारा बच्चा रात को सोता ही नहीं है, रात भर जागा रहता है, गर्दन काली हो रही। वो थोड़े से वो रहते हैं। उन ऐसे पेरेंट्स को मैं सलाह देता हूँ कि जल्दी से जल्दी या तो डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर जो सलाह देते हैं वो पूरा मानेंगे। और बच्चे की स्किन पे मॉइस्चराइजर, कोई अच्छा वाला मॉइस्चराइजर लेके हमेशा लगाते हैं, क्योंकि उसका मॉइस्चराइजर यदि लगा रहेगा तो स्किन जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं जाएगी धूल मिट्टी के, तो एलर्जी नहीं होगी। और थोड़ा सा हाइजीन जो है अपना प्रॉपर तो रखिए, लेकिन बच्चे को थोड़ा सा ना इन्फेक्शंस भी होने चाहिए। राइट, इम्यूनिटी ऐसे ही तो इम्यूनिटी, हाँ, बेहतर क्रॉस होती है। इम्यूनिटी भी होनी चाहिए। जी, बिल्कुल। हम अगर बहुत ही आपने बिल्कुल सही कहा कि हमने अपने आसपास के माहौल को बहुत साफ-सुथरा, हाइजीनिक कर लिया है, लेकिन खाने-पीने की जो आदतें हैं, वो बहुत अनहाइजीनिक, अनहेल्दी हो गई है। तो थोड़ा एक बैलेंस बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आपने कहा कि कई बार बच्चों में ड्राई फ्रूट्स की वजह से या बाहर का खाते हैं, स्पेशली देखने में आता है डॉक्टर कि जिन खाने पीने के सामान में बहुत ज़्यादा कलर्स हो या प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल हो, वही वो कई बार बच्चों को सूट नहीं करते। तो क्या ये सब अवॉइड करना चाहिए बच्चों के केसेस में? हाँ, बच्चों को जितना हो सकते होममेड खाना खिलाइए आप। जैसे कि यदि बच्चे जिद कर रहे हैं चिप्स खाने के लिए, कुरकुरे खाने के लिए, बच्चे तो हैं, बच्चे तो जिद करेंगे। हुँ, आप कुछ नहीं करिए, आप अपना एक चिप्स का पैकेट लीजिए। चिप्स के पैकेट में अपने घर में बनाए हुए चिप्स रख दीजिए, और वो हुँ, बच्चे को खिला दीजिए। बच्चे को कभी पता नहीं चलेगा कि वो बाहर से लेके आए आए हैं। आप उसको पैकेट को हमेशा रखते रहिए। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि हम बच्चे को इस तरीके से बहला सकते हैं। उसको कभी पता ही नहीं चलेगा कि कुरकुरे कैसे होते हैं और वो होते हैं। वो अकेला बाहर का दूसरा बच्चा खा रहा है, इसके जिद कर रहा है। आप उस पैकेट में अपना घर का मटेरियल रख के दे दीजिए उसको, वो टेस्ट अच्छा लगने लगेगा। बिल्कुल। ये छोटी-छोटी ट्रिक्स बहुत काम आती हैं। और डॉक्टर आपने कहा बच्चों के केस में कि सबसे पहले जो चीक्स है वहाँ पे रेडनेस आती है और फिर वो रेडिकल आता है। अंडर आर्म्स और इस तरह से वो फैलता है। तो जब चीक्स पे रेडनेस दिखे तभी क्या हमें डॉक्टर को अप्रोच कर लेना चाहिए ताकि वो आगे ना बढ़े या फिर थोड़ा और देखना चाहिए कि ये एग्ज़ैक्टली हो नहीं, क्या रहा है? इनिशियली यदि आपके बच्चे को, आपको लगता है कि स्किन स्किन हल्की सी ड्राई है नॉर्मल बच्चों से, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर को दिखा दीजिए। क्योंकि इनिशियली स्टेज में हम सिर्फ मॉइस्चराइजर यूज करके आगे की डिसीज को होने से बचा सकते हैं, हुँ, हुँ। है ना। यदि आपको डिसीज हो जाएगी, फिर एक मेडिसिन और उसके लिए एक्स्ट्रा हो जाएगी। प्रिकॉशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट। हम ब यदि पहले ही दिखा लेंगे तो हम ये है कि हम बस प्रिकॉशन यदि रखे रहेंगे तो हमारा बच्चा सेफ रहेगा। उसके बाद यदि हम लेट हो जाएं तो फिर वो अच्छा नहीं है। बिल्कुल। और बच्चों के केस में किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है डॉक्टर? देखिए, एटोपिक डर्मेटाइटिस का जो मेरा ट्रीटमेंट का ऑप्शन रहता है, मैं जनरली यूज करता हूँ कि प्लेंटी ऑफ मॉइस्चराइजर, मतलब बच्चा मॉइस्चराइजर ज़्यादा से ज़्यादा लगाए। अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइजर हर 2 घंटे या हर 4 घंटे में मॉइस्चराइजर इसकी बॉडी के स्पेयर पर लगा रहेगा, तो बाहर के एलर्जन से कांटेक्ट में नहीं आएगा। इनिशियल स्टेज में हम मॉइस्चराइजर पे करते हैं। इन केस यदि वो नहीं होता, फिर हम माइल्ड स्टेरॉइड वाले क्रीम्स जो हैं वो लगाना स्टार्ट करते हैं। फिर जैसे जैसे सीवियरिटी इंक्रीज होती है, फिर खाने की दवाइयाँ भी रहती हैं, सब कुछ तरीके से इंक्रीज करते थे। हुँ, हुँ। जी। और डॉक्टर इन जनरल अगर हम बात करें सिर्फ बच्चों की नहीं एडल्ट्स की भी और सबकी ही अगर हम बात करें तो हम कैसे डिटरमाइन करें कि हमें जो स्किन एलर्जी हो रही है ये किस वजह से हो रही है, ट्रिगरिंग फैक्टर क्या है? तो जब कोई पेशेंट स्किन एलर्जी का केस लेके आपके पास आता है तो क्या आप करते हैं ये पता लगाने के लिए कि रूट कॉज क्या है, ट्रिगरिंग फैक्टर क्या है? देखिए, एलर्जी में एक रहता है एक्सोजीनस में, जो मैंने आपको पहले बताया था। एक्सोजीनस में एक पूरा डिफ्यूज एनवायरनमेंट, मतलब जैसे कि पूरे शरीर पे एलर्जी हो रही है, कोई हुँ, स्पेसिफिक जगह नहीं है एलर्जी की। तो हम करते हैं कि शायद हो सकता है कुछ खाने पीने की जगह है, कुछ कई बार हम तेल चेंज कर देते हैं, कई बार हम कुछ खाने में अपना एक्स्ट्रा चीज मिलाने लगते हैं, या कोई मेडिसिन नई स्टार्ट करते हैं, या कुछ कुछ रूटीन हमने हमें
पेशेंट का देखना रहता है कि कुछ इनिशियली उस स्टेज में क्या चेंजेस किए हैं। हो सकता है घर के आसपास रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, या उनके घर में कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, मोहल्ले में कंस्ट्रक्शन है तो सीमेंट उड़ता है, या गार्डन है आसपास तो गर्मियों के दिनों में उसके पोलन ग्रेन्स वगैरह उड़ के आते हैं तो वो एलर्जी करते हैं। कई बार हम सोयाबीन का तेल या मूंगफली का तेल करते हैं तो वो भी एलर्जन कई बार कर देता है। कई बार हम रोटी गेहूं में बेसन मिलाने लगते हैं, या फिर ड्राई फ्रूट्स खाना स्टार्ट करते हैं, कई बार कुछ कुछ वो इस कर देते हैं। और अदरवाइज यदि कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जो रहता है, मतलब कुछ केमिकल या कुछ पर्टिकुलर चीज लगने के कारण, तो वो स्पेसिफिक रहता है। जैसे कि कई बार बाइक राइड करते हैं तो इस एरिया में बाइक राइडिंग के कारण जो वो एरिया पड़ता है वहाँ आता है। जो फीमेल्स रहती हैं वो यदि घर का काम करते हैं तो उनके हैंड में एलर्जी ज्यादा होती है ना। कई बार स्लीपर के कारण स्लीपर में वो पैटर्न बन जाता है, स्लीपर के कारण एलर्जी हो रही है। तो आपको जस्ट फाइंड आउट करना है कि आप यदि अपना खुद दिनचर्या पिछले 2-3 महीने का पूरा रूटीन फॉलो करेंगे, लिखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा पॉजिटिव फैक्टर कि इसके कारण हो रही है। वो उसमें थोड़ी सी डिटेल में हिस्ट्री लेते हैं, कुछ लेते हैं। हमें पेशेंट से ही निकलवाना है। पेशेंट या तो अपना खुद का देखेगा या फिर हम उससे पूछ के निकलवाएंगे। बिल्कुल। तो ये भी हम कर सकते हैं कि हम खुद ही एक डायरी मेंटेन करें जिसमें हम नोट करें हाँ, कि क्या-क्या हम कर रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया कि एलर्जी तो किस भी चीज़ से हो सकती है, किसी को भी हो सकती है और ये भी हो सकता है कि पहले मैं किसी चीज़ को लेके मुझे एलर्जी नहीं थी, लेकिन अचानक से एलर्जी डेवलप हो गई, ये भी होता है डॉक्टर। हाँ, ये भी ऐसे होता में है। मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी है। तो किस तरह से ट्रीटमेंट इन जनरल किया जाता है स्किन एलर्जीज का? देखिए, स्किन एलर्जी यदि बहुत माइल्ड है तो, और यदि हमें पॉजिटिव फैक्टर्स जो भी है वो पता चल जाता है, तो सिंपल है, उस चीज़ को हम अवॉइड करते हैं। उस चीज़ को जब अवॉइड कर देंगे तो उसके बाद एलर्जी कम हो जाती है थोड़े दिन के लिए, जब तक जो एलर्जी के लीजन्स हैं, निशान हैं, उनको मिटाने के लिए दवाइयाँ दे देते हैं। उसके बाद वो हम उस मेडिसिन को धीरे-धीरे करके विथड्रॉल करते हैं। इसके कारण वो एलर्जी काफ़ी लोगों की सही हो जाती है। इन केस हम मैं दवाई को कभी हो तो लगाने के लिए ज़रूर बोल देते हैं कि इन केस यदि आप उस चीज़ को छुएँगे या इस चीज़ को खाएँगे तो एलर्जी बढ़ जाएगी, तब मेडिसिन यूज़ कर लीजिए, अदरवाइज़ आपको मेडिसिन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर एक एलर्जन टेस्ट होता है ना? एक कंप्लीट प्रोफाइल होता है, एलर्जी प्रोफाइल होता है। वो थोड़ा-सा कॉस्टली होता है, लेकिन कई बार फिर हमें उस प्रोफाइल पे कराना पड़ता है। हुँ, उसमें पर्टिकुलर एलर्जेंस का हमें पता चल जाता है कि ये एलर्जेंस हैं, ये एलर्जेंस हैं। फिर उसका हम एक डोज़ शेड्यूल बना के पेशेंट को उसका कम मात्रा में डोज़ देके पेशेंट को उसकी आदत डलवाते हैं, है ना? कि बहुत मिनिमम डोज़ से स्टार्ट करते हैं, धीरे करके उसका डोज़ इंक्रीज़ कर जाते हैं। फिर वो जो पेशेंट उस चीज़ से एलर्जी कर रहा था, फिर धीरे-धीरे करके वो उस चीज़ से एलर्जी करना बंद कर देता है। इस प्रोसेस को डिसेंसिटाइज़ेशन कहते हैं। हुँ, तो हुँ। ये भी एक ट्रीटमेंट का अच्छा ऑप्शन रहता है। बिल्कुल। और पहले आपने ज़िक्र भी किया डॉक्टर कि एक बहुत आम धारणा जो हम होम रेमेडीज़ पर बात कर रहे थे, वो ये है कि अगर स्किन में कोई एलर्जी होती है, ड्राइनेस होती है, रैशेज़ होते हैं, तो हम आमतौर पे नारियल तेल घर में ज़रूर लगाना शुरू कर देते हैं। बच्चों के साथ भी ये किया जाता है कि अच्छा स्किन में रेडनेस हो रही है या रैश दिख रहा है, तो नारियल तेल लगाओ। आप इस पर क्या कहेंगे? क्या ठीक है नारियल तेल लगाना या वो चीज़ों को और बिगाड़ सकता है? नहीं, नारियल तेल अच्छा है, बिल्कुल नॉर्मल सा तेल रहता है, लेकिन कई बार हम घर वाले उसमें कपूर मिलाते हैं, कई बार उसमें कुछ-कुछ मिला के लगाते हैं, हुँ, हुँ। तो वो एक नहीं करना चाहिए। हम अकेला प्लेन नारियल तेल लगाते हैं तो वो सफिशिएंट है, कुछ ज़्यादा एलर्जी को कुछ अच्छा तो नहीं करेगा, तो कुछ खराब भी नहीं करता। है ना? बिल्कुल। तो जो हाँ, जैसा है वो मेंटेन करके रखता है। अकेले हमारी बॉडी को, जैसे कि कई बार जो एटोपिक वाले पेशेंट रहते हैं, उनमें हम ही बोल देते हैं कि नारियल तेल लगाओ, क्योंकि बाकी जो मॉइस्चराइज़र हैं वो थोड़े महँगे पड़ते हैं, तो नारियल तेल सबसे सस्ता है। हुँ, तो हुँ। नारियल तेल से भी उसमें काम चल जाता है। लेकिन कई बार पेशेंट जो है अभी रिसेंटली ही मेरे पास एक पेशेंट लेके आया था। वो अपने बच्चे को 7 डेज़ का बेबी था वो, और उसको सरसों के तेल से मालिश कर रहे थे। हुँ, और सरसों के तेल से उसको एलर्जी हो रही थी, और उसके उस फादर को जब हिस्ट्री ली थी तो फादर को भी सरसों के तेल से एलर्जी थी। हुँ। लेकिन उसने बच्चे को एलर्जी नहीं थी, तो बच्चे की पूरी स्किन रेड हो गई थी। 7 आप सोच सकते हो 7 दिन का बच्चा बिल्कुल। ऐसा ग
हालत हो गई थी। तो इनको थोड़ा सा समझना चाहिए कि यदि बच्चे को किसी भी चीज से, देखो नारियल तेल है बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उसके लगाने के कारण उसको, बच्चे को रेडनेस आ रही है, तो कुछ भी है, सिंपल से आपको एलर्जी हो रही है तो जो भी चीज आप लगा रहे हैं सब चीज बंद कर दीजिए। बिल्कुल, क्योंकि एलर्जी है किसी से भी हो सकती है, तो जब तक हमें हम्म, नहीं पता है कि किससे एलर्जी हो रही है, तब तक हमें जितना हम चीजों को अवॉइड करेंगे उतना बेटर होगा। और नारियल तेल में एक ये भी है कि कई बार खासकर जिस तरह का अभी मौसम हो रहा है मानसून का, उसमें फंगस भी हो जाती है या उसमें से स्मेल आने लगती है, लेकिन फिर भी कई बार घरों हाँ में इस्तेमाल करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो इन सब बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी प्रॉब्लम को सही करने की जगह कहीं बढ़ा तो नहीं रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे व्यूअर्स भी जुड़ गए हैं और इससे ही ये पता चलता है कि स्किन एलर्जी कितना कॉमन है डॉक्टर। तो हमारे साथ फिरोज खान है और उनका सवाल है कि क्या कोई ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, जैसे कि इम्यूनोथेरेपी, जिससे कि हम अपनी एलर्जी से लड़ने के लिए ज्यादा सक्षम हो सके। हाँ, मैंने जैसे अभी आपको बताया ना, जो डिसेंसिटाइजेशन, उसी को इम्यूनोथेरेपी के रूप में जाना जाता है। हम्म। डिसेंसिटाइजेशन और इम्यूनोथेरेपी दोनों वर्ड एक ही हैं। उसमें हम पहले पर्टिकुलरली एक एलर्जी टेस्ट, प्रोफाइल टेस्ट करके उस पर्टिकुलर एलर्जेंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से एलर्जेंस हैं। उसमें हम्म। वही 100 के आसपास हम लोगों के पास लिस्ट रहती है, जो कॉमन एलर्जेंस होते हैं उनका टेस्ट करते हैं। फिर जो जो एलर्जेंस आपके बॉडी में आते हैं कि नहीं इससे एलर्जी हो रही है, उसका हम डोज बहुत मिनिमम डोज से स्टार्ट करते हैं और धीरे 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 करके उसका डोज बढ़ाते हैं। उसी को डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं, उसी को हम इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। ओके डॉक्टर। और डॉक्टर, क्या ये भी सही है कि ड्राई स्किन पे जो स्किन एलर्जीज है वो ज्यादा होती है? हाँ, ड्राई स्किन पे मैंने जैसे अभी बताया ना आपको कि एटोपिक डर्मेटाइटिस हो गया या फिर किसी की भी ड्राई स्किन कंडीशन है, तो ड्राई स्किन कंडीशन में हमारा एक जो बैरियर है, हम्म। हमारी बॉडी से जो ऑयल सिक्रीशन होता है, वो एक बैरियर के रूप में काम करता है। वो दो तरह का बैरियर काम करता है। एक हमारी चमड़ी के ऊपर जो पानी रहता है उसको उड़ने से रोकता है ना, और तो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करके रखता है। और दूसरा ये है कि जो बाहर बाहर से जो एलर्जेंस हैं उनको वो अपने अंदर ले लेता है, तो वो स्किन के कांटेक्ट में नहीं आते, डायरेक्ट बिल्कुल। स्किन के कांटेक्ट में नहीं आते, तो उससे वो उस तरह से हमारी बचाव कर लेते हैं। जिस भी पेशेंट का यदि ड्राई स्किन कंडीशन होगी तो उसमें ये दोनों चीजें नहीं होंगी, उसकी स्किन ज्यादा ड्राई होगी और जो एलर्जेंस बाकी लोगों को एलर्जी नहीं करेंगे लेकिन उसको वो एलर्जी करेंगे। बिल्कुल। तो इसलिए चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाते हैं, और मॉइस्चराइज जब हम करते हैं अपनी स्किन को, तो वो एक लेयर बनाता है, एक जैकेट बनाता है, तो उससे हाँ, कहीं और ना कहीं। मॉइस्चराइज करने का भी एक तरीका रहता है कि हम पहले बॉडी पे कुछ पानी लगा ले, जैसे नहाने के बाद तुरंत मॉइस्चराइजर लगा ले, या फिर यदि नहीं नहा रहे हैं तो टॉवल से हमारे बॉडी को हल्का सा टैप कर ले, गीले टॉवल से, तो हल्का सा पानी बॉडी के ऊपर लग जाएगा। उसके बाद हम मॉइस्चराइजर लगाएंगे तो हमारी बॉडी पे दोनों काम हो जाएंगे, ड्राइनेस भी कम होगी और साथ साथ में मॉइस्चराइजर भी आएगा और बॉडी में का हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा। बिल्कुल। और क्या डॉक्टर, स्किन एलर्जी का फैमिली हिस्ट्री से भी संबंध होता है? क्योंकि अभी एक एग्जांपल आपने दिया कि कैसे एक बच्चे को सरसों के तेल से एलर्जी थी, और जब हिस्ट्री आपने चेक की तो फादर को भी सरसों के तेल से एलर्जी थी। तो क्या कोई कनेक्शन भी होता है? हाँ, जनरली स्किन एलर्जीज में जैसे कि एटोपिक डर्मेटाइटिस का हमको पढ़ाया जाता है, उसमें तो डेफिनेटिव हिस्ट्री रहती है कि पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स में किसी को अस्थमेटिक्स रहता है या फिर एटोपिक की हिस्ट्री मिलती है, एक हो जाता है। और दूसरा भी एलर्जेंस जो भी हैं जनरली 30 to 40% हिस्ट्रीज में मिलता है कि पेरेंट्स को भी उस चीज़ से एलर्जी मिलती है। बिल्कुल। तो अगर किसी के पेरेंट्स को बहुत ज्यादा स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो एज अ प्रिवेंटिव मेजर हम क्या कर सकते हैं ताकि बच्चों को ना हो, या एटलीस्ट प्रिवेंट कर सके या उसको प्रोलॉन्ग कर सके, डिले कर सके? देखिए बस बेसिकली जो जो है कि जिस भी चीज़ से पेरेंट्स को एलर्जी है, कोशिश करेंगे बच्चे को उसके कांटेक्ट में ना आए, या फिर इम्यूनोथेरेपी जो है डिसेंसिटाइजेशन वाला, पहले हम एलर्जी प्रोफाइल कर सकते हैं उसके बच्चे का कि उसको उसको उस चीज़ से एलर्जी आई है या नहीं आई है। इन केस आती है तो फिर हम उसके आगे कर सकते हैं। अदरवाइज जनरली है कि उसके कांटेक्ट में जितना ना आएगा बच्चा उतना ठीक है। बिल्कुल। एलर्जीज क्या छूने से या
चीजें शेयर करने से, एक चीजें इस्तेमाल करने से, जैसे टॉवल है, दूसरे कपड़े हैं, उससे हेल्थी है? नहीं, इसकी एलर्जीज जो है वो कभी भी ऐसे एक से दूसरे इंसान को बिल्कुल। तो क्योंकि कई लोगों को लगता है कि स्किन से रिलेटेड जितनी एलर्जीज है या रैशेस है या इस तरह की चीजें हैं वो शायद छुआछूत से फैलती हो, तो ऐसा नहीं है। नहीं। ओके। एक सवाल टीना भार्गव का है। उनका सवाल है कि आर देयर एनी ओवर द काउंटर मेडिकेशन दैट कैन हेल्प रिट्रीव माय एलर्जी सिम्टम्स? और हम शुरू से ये बात कर रहे हैं डॉक्टर की ओवर द काउंटर मेडिकेशन नहीं लेना है, लेकिन लोग फिर भी ओवर द काउंटर मेडिकेशन के लिए जाते हैं, तो क्या करें? देखिए, ओवर द काउंटर मेडिसिन का कोई कंट्रोल नहीं है। आपको जो एलर्जी हुई है उसमें किस पावर की मेडिसिन चाहिए वो आपका नहीं है, क्योंकि ओवर द काउंटर में एक हाईएस्ट पावर वाली मेडिसिन ही अवेलेबल रहती हैं। अब आपको यदि बहुत माइल्ड सी एनर्जी हुई है उस पर भी आप हाईएस्ट पावर लगाएंगे, और कोई दूसरी डिसीज हुई है बहुत माइल्ड है, बच्चों को भी आजकल मैं देखता हूँ बच्चों को भी बहुत हाई पावर क्लोबेटासोल लेवल मतलब अल्ट्रा पोटेंट स्टेरॉइड यूज करा देते हैं, वो भी चीक पे, जो हम अडल्ट को भी फेस पे नहीं अप्लाई करने देते। तो इतना ओके। पावरफुल यदि कोई क्रीम लगाएंगे तो वो स्किन को थिन कर देती है। जब आपकी स्किन की थिनिंग हो जाएगी तो आगे जाके वो ब्लैक में काली स्किन में कन्वर्ट होगी, और फिर उसमें जो एलर्जेंस हैं वो 4 गुने बढ़ जाए। बिल्कुल। और उसके बाद तो कोई भी डैमेज जो है वो और ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है। सन डैमेज होगा अगर तो बहुत ज्यादा होगा, कोई प्रोसीजर आप लेने जाएंगे तो वो ज्यादा डैमेजिंग कई बार हो जाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी स्किन के साथ एक्सपेरिमेंट ना करें। वो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन है, और कहीं ना कहीं हमारा स्किन ये बताता है कि हमारे बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी स्किन को हेल्दी रखें, और इनकेस उसमें किसी भी तरह की दिक्कत है, कोई स्किन एलर्जी हो रही है, तो सही जगह जाए, सही जगह से एडवाइस ले, विच इज अ क्वालिफाइड डॉक्टर। ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर, कई बार जब एनवायरनमेंट चेंज होता है, हम बहुत कोल्ड एनवायरनमेंट में है या बहुत हॉट, यहाँ पे बहुत ह्यूमिड, इस तरह के एनवायरनमेंट है, तब भी अचानक से बहुत तरह की स्किन एलर्जीज होने लगती है। किसी किसी को तो परमानेंटली होती ही है, बहुत एनवायरमेंटल चेंजेस से, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट से। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या प्रिवेंशन ही एक इकलौता उपाय है कि हम वहां जाए ही ना एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में? देखिए, एक्सट्रीम क्लाइमेट में कई बार हमको जाना पड़ जाता है, जैसे कि हम यदि विंटर्स कंडीशन में कहीं घूमने चले गए जहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है या कहीं जा रहे हैं, तो 2-4 दिन के लिए घूमे या फिर कहीं शिफ्ट हो गए हैं तो इसकी एनर्जी होती है, क्योंकि एकदम से आपकी बॉडी उस चीज के लिए हैबिचुअल नहीं है। लेकिन आप उस चीज में जा रहे हैं तो आपको बॉडी को रिएक्ट करेगी वो। स्किन में दिख जाता है, इंटरनल में भी बॉडी चेंजेस आते हैं, लेकिन वो हमको जल्दी दिखते नहीं है। स्किन में यदि हम विंटर्स कंडीशन में जाते हैं तो स्किन एलर्जीज में हमको ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उस टाइम पे हमारे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बहुत कम हो जाती है। तो उस टाइम पे आपको अपनी बॉडी को मॉइस्चराइजर खूब सारा लगा के रखना है, तो वो एक कंडीशन से बच सकते हैं। और जितना हो सकते हैं अपनी बॉडी को कवर करके रखें और गर्म रखें, ये कंडीशन होती है। और जब हम यदि बहुत गर्म कंडीशन में पहुंचते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। और स्वेटिंग से एक प्रॉब्लम ये होती है कि स्वेटिंग के कारण हम लोगों को कई बार एलर्जी होती है। जो क्या होता है, स्वेट भी एक तरीके से एलर्जेंस है, क्योंकि उसमें यूरिया रहता है, बहुत सारा यूरिया हमारी बॉडी का एक्सक्रीट होता है स्वेटिंग से, जो कन्वर्ट हो जाता है बैक्टीरिया के द्वारा अमोनिया में, जो हमारी बॉडी को एलर्जेंस करते हैं। यदि आप एक्सट्रीम हॉट कंडीशन में हैं तो वहाँ पे कोशिश करेंगे जितनी बार भी नहा सकते हैं, 2 बार 3 बार, अपनी बॉडी से स्वेट जो है वो आ गया है उसको अलग करें, 2 बार 3 बार नहाएं। जितना हो सके कूल प्लेस पे रहें, पसीना आएगा तो उसको जितना अलग करेंगे वो है। और एक कुछ एंटीबैक्टीरियल सोप आजकल मिल जाती है, वहाँ पे जाते टाइम तो एक्टिव एंटीबैक्टीरियल सोप से नहाएंगे तो जो एलर्जेंस है वो थोड़े से कम हो जाए। बिल्कुल। तो ये कुछ उपाय हैं जो किए जा सकते हैं, खास तौर पे अगर एनवायरमेंटल या क्लाइमेटिक कंडीशन से हमको एलर्जी है और उसकी वजह से स्किन एलर्जी हो रही है। हमारे एक दर्शक हैं, व्यूअर हैं, मोहित सिंह, उनका सवाल है कि क्या कोई प्रिवेंटिव मेजर है
जिससे हम एलर्जेंस के संपर्क में आने से बच सके? एलर्जेंस के संपर्क में आने में तो आपको पहले अपना जो डायरी आप मैं बोला ना कि एक बना के रख लेंगे, जो आपको पता चले कि हमें इस चीज़ से एलर्जी है, तो हम्म। बेटर है उस चीज़ के कांटेक्ट में ना जाए। यदि इन केस में कांटेक्ट में मजबूरी है कि नहीं हमें वो यूज करना पड़ेगा, तो जितना है अपनी बॉडी पे ऊपर मॉइस्चराइजर या कुछ भी चीज़ लगा लें, जिसके कारण वो जो भी पदार्थ है उसके कांटेक्ट में, आपकी स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, है ना? इस तरीके से आप उससे बच सकते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किस चीज़ से हमें एलर्जी है, और वो समझने के लिए, वो जानने के लिए डेफिनिटली आप एक डायरी तो मेंटेन कर ही सकते हैं, लेकिन डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। दे विल हेल्प यू आउट इन फाइंडिंग आउट व्हाट्स ट्रिगरिंग द अभी एलर्जी और रैशेस इन यू। जी डॉक्टर। हाँ, मैं एक बात कर रहा था जैसे कि अभी हमारी फीमेल्स को बहुत ज़्यादा हैंड डर्मेटाइटिस होने लगा, मतलब हाथ में मतलब मैक्सिमम है एक तरीके से कि हाथ में एलर्जीज हर दूसरी फीमेल्स को है। हुँ, उनके लिए थोड़ी सी मैं सलाह दे रहा हूँ कि जब भी आपको यदि इस टाइप की कंडीशन आ रही है, तो थोड़ा सा पानी का यूज़ कम करें, हाथ पे ज़्यादा पानी ना लगे, हुँ, हाथ में ज़्यादा साबुन ना लगे। साबुन वो भी जो आपके ये डिटर्जेंट्स वाले हैं, और कपड़े धोने वाली साबुन है, थोड़ी सी ज़्यादा पावर वाली रहते हैं, उनको स्किन में ज़्यादा यूज़ ना करें। और जो भी सब्जियां वगैरह आती हैं आजकल, हमारी जो सब्जियां आती हैं वो भी थोड़ी सी केमिकल से कोटेड रहती हैं, है ना? तो उनको भी पहले थोड़ा सा गर्म पानी में धो लें, उसके बाद ही उनको काटें, और कोशिश करें कि उनका जो रस है वो अपने हाथ पे ना लगे, है ना? तो वो एक प्रिकॉशनरी यदि फीमेल्स यूज करेंगी तो उनको ये बहुत सारी हाउस होल्ड एलर्जी है उससे बच जाएंगी। बिल्कुल। एसी में जो लोग लंबे-लंबे समय तक बैठते हैं, काम करते हैं, कई बार उनमें भी क्योंकि बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई हो जाती है और उनको अभी किसी चीज़ से बहुत इम्यूनिटी का इश्यू है, तो बहुत जल्दी उनको एलर्जीज़ होने लगती हैं। उनके लिए आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे डॉक्टर? देखिए, एक एसी हम लोग के लिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि हम नेचुरल जिस बॉडी में रहने के लिए बने हुए हैं उसकी अपेक्षा थोड़ी दूसरा चेंज हो जाता है। एक्सट्रीम में हॉट कंडीशन बाहर हो रही है, आप एसी में बिल्कुल कोल्ड में रह रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम होगी। जब आपका टेम्परेचर चेंज होगा तो आपको एलर्जीज इंक्रीज हो जाएगी। तो कोशिश करेंगे कि जितना हो सकता है उसमें कम रहें, थोड़ी थोड़ी देर के लिए उसको अवॉइड करें, उससे अलग होने की कोशिश करें कि उसकी आदत ना डले। जी, बिल्कुल। अहाना शर्मा है हमारे साथ, हमारी एक व्यूअर हैं, उनका सवाल है कि क्या स्ट्रेस या जो दूसरे इमोशनल फैक्टर्स हैं, ये हमारी स्किन एलर्जी को और ज़्यादा खराब कर सकते हैं, वर्सन कर सकते हैं सिम्पटम्स को? देखिए, एलर्जी का बहुत डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं होता, लेकिन एक रिलेशन है। जैसे कि आपका स्ट्रेस हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो आपको एक बार बार ईचिंग उस एरिया पे वो करेंगे, आप डॉक्टर्स पे जब थोड़ा सा लेट जाएंगे, है ना? तो उस कारण से वो कंडीशन वर्सन हो जाती है। कई बार किसी को हैबिट हो जाती है हाथ धोने की, तो जब बार बार आप हाथ धोगे तो हाथ की हुँ, एलर्जी आ जाएगी। कई बार अलग 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 तरीके की हैबिट हो जाती है, तो स्ट्रेसफुल कंडीशन में वर्सन हो जाती है, क्योंकि आपको कंट्रोल नहीं रहता आपके ऊपर। तो कोशिश करेंगे कि उस टाइम पे आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाएं, या फिर अपने आप को कंट्रोल करें। कई बार कि ये नहीं मुझे स्ट्रेस है या कुछ जो भी है, जिस भी डॉक्टर के से रिलेटेड है, तो उस डॉक्टर्स को दिखाइए। बिल्कुल। और डॉक्टर, क्या कोई प्रिकॉशनरी मेजर, अगर हम डाइट को लेके बात करें, कोई डाइटरी प्रिकॉशंस भी होता है, कोई डूज़ एंड डोंट्स जो स्किन एलर्जी के पेशेंट हैं उनके लिए? स्किन एलर्जीज मैं आपको जनरली बेसन्स के आइटम हैं वो थोड़े अवॉइड करने रहते हैं, हुँ, हुँ। और ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी आपको थोड़ी सी एलर्जी इंक्रीज करते हैं। और बाहर का जो मैंने आपको पहले ही बताया, जो अभी हमारे जो पैकेट्स वाले खाने हैं, उनमें क्या होता है, प्रिजर्वेटिव्स बहुत सारे रहते हैं। हुँ, वन थिंग हो जाता है। दूसरा होता है कि उनमें जो ऑयल यूज होता है वो भी आपका मल्टीपल टाइम यूज किया हुआ ऑयल रहता है, उतना हाइजीनिक ऑयल नहीं रहता। तो जितना हो सकते हैं घर पे बना हुआ खाना खाइए, घर का खाना खाइए। बाहर का खाना जितना अवॉइड कर सकते हैं, और पैकेट का खाना उतना अवॉइड करिए। जो भी और खाने में जो भी इंग्रेडिएंट जिसमें निकल की मात्रा ज़्यादा हो,
वो ना खाएं, क्योंकि वो भी एक एलर्जेंस को इंक्रीज करने के चांसेस रहते हैं उससे। जी। डॉक्टर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं स्किन एलर्जीज को लेकर, और अगर एक व्यक्ति जो स्किन एलर्जी से परेशान है वो अपना ट्रीटमेंट करवाता है, पूर्ण रूप से हम कहें कि स्वस्थ हो जाता है, क्या चांसेस हैं कि फिर से उसको सेम ट्रिगर से स्किन एलर्जी होगी? देखिए, सेम ट्रिगर से स्किन एलर्जी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि हमने किसी पेशेंट को किसी चीज़ से एलर्जी थी, हमने कॉन्टेक्ट उसमें आया तो ठीक कर दिया। यदि उसने डिसेंसिटाइजेशन वगैरह ट्रीटमेंट यदि नहीं लिया है, तो जभी भी उस के कॉन्टेक्ट में वो आएगा, हम्म। तो उसको एलर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अभी जैसे कि एक जो हम लोग के पास है, एक गाजर घास का नाम सुना होगा आपने। जी। उससे बहुत लोगों को एलर्जी हो रही है ना? हम्म। और उससे क्रॉनिक एलर्जी होती है, लोग 10 साल 15 साल से उससे परेशान है। तो हम्म। उससे एलर्जी का कुछ ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा नहीं निकल पाता, क्योंकि वो अभी हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा तरीके से फैल गया है। तो हम्म। उससे बचाव जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही अच्छा है। तो उसके लिए है कि हम ट्रीटमेंट कर देंगे, लेकिन आप उससे यदि बचे नहीं रहेंगे, हम्म। तो वो एलर्जी करेगा। सन एक्सपोज़र से भी आजकल किसी-किसी को एलर्जी हो रही है ना? तो सन से भी आपको यदि बचने का भी डॉक्टर सलाह दे रहा है कि नहीं, आपको सन से बचना है, तो प्रॉपर आपको सन से बचना ही पड़ेगा। आप यदि उसके कॉन्टैक्ट में जाएँगे, तो वो एलर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। राइट। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो भी ट्रिगरिंग फैक्टर हैं, जो जिस चीज़ से हमें एलर्जी हो रही है, पहले तो उसकी पहचान की जाए और फिर उससे बचा जाए। लेकिन उस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हमें स्किन एलर्जी है, तो हमें एक डॉक्टर के पास जाना है, ना कि होम रेमेडी करना है या ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट कराना है। डॉक्टर सिंह, इससे पहले कि हम इस पूरे सेशन को सम अप करें, कोई ऐसी ख़ास बातें स्किन एलर्जी से जुड़ी हुई जो आप हमारे दर्शकों के लिए दोहराना चाहें या बताना चाहें? देखिए, स्किन एलर्जी का ये है, आप यदि स्किन एलर्जी हो रही है कहीं भी स्टार्ट, तो आप अपने घर में होम रेमेडीज़ में यदि करना चाहते हैं, तो सिर्फ़ नारियल तेल ही यूज़ करें, उसके अलावा कुछ भी यूज़ ना करें। ओवर द काउंटर मेडिसिन लेने से हमेशा बचें, क्योंकि वो मेडिसिन आपको किस लेवल तक हार्म कर सकती है, आप नहीं जानते। और जल्दी से जल्दी डॉक्टर दिखाएँगे, यदि आप जल्दी डॉक्टर को दिखाएँगे, तो हो सकता है जो आपकी ओवरऑल ट्रीटमेंट की कॉस्ट है, वो बहुत कम हो जाए। बिल्कुल। यदि आप लेट दिखाएँगे, तो आपको दिखाना तो पड़ेगा डॉक्टर को, लेकिन वो आपका जीवन थोड़ा-सा खराब करेगी, बार-बार डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, और जो पैसे की आपको जो आप बचाने की कोशिश करते हैं, हो हुँ। सकता है उससे ज़्यादा पैसे लग जाएँ। बिल्कुल। क यही होता है, कई बार हम सोचते हैं कि होम रेमेडी करके या केमिस्ट से दवाई ले आके हमारी एनर्जी बच जाएगा, जाना नहीं पड़ेगा, टाइम बच जाएगा, पैसे बच जाएँगे। लेकिन अल्टीमेटली आप वेस्ट कर रहे हैं अपनी एनर्जी भी, अपने पैसे भी, अपना टाइम भी, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी हेल्थ के साथ आप रिस्क ले रहे हैं। इसलिए इन चीज़ों में अपना वक़्त और एनर्जी ज़ाया ना करें, आप जाएँ सीधे डॉक्टर के पास। आपका ट्रीटमेंट, जैसा कि डॉक्टर ने शुरुआत में ही कहा है, कि अगर आप पहले ही डॉक्टर को दिखाएँगे तो बहुत आसानी से ट्रीटमेंट संभव है, और जितना आप डिले करके जाएँगे उतना कॉम्प्लिकेट आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो ऐसा ना करें। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर आरपी सिंह, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक़्त हमें देने के लिए, और एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव सेशन आपके साथ हमारा रहा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी, थैंक यू जी। तो व्यूअर्स, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया, और इसी तरह से किस तरह से आप अपने स्किन को हेल्दी रख सकते हैं, इससे संबंधित लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे ऑल अबाउट स्किन वेलबींग पेज पर, जो एफबी पर हमारा पेज है, और इसके अलावा हम यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है। थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड। गुड बाय।